बोर्ड हो गया एकदम क्लीन। तो चलिए शुरू करते हैं भाई बच्चों। तो जो पहला तुम्हारा पेपर था वही उसको ही कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारे पेपर का नाम था सेट, तुम्हारा के ए था। तो उसमें हमने तुम्हें भाई बच्चों 3 क्वेश्चन सोल्व करा दिए थे और तीसरे के घ तक सोल्व करा दिया था। तुमको बताया गया था नुक्लिक अम्ल क्या है, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो हमने महत्वपूर्ण कार्य लिख दिए थे। अब इससे अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि तुम्हारा है भाई क्वेश्चन नंबर 4 का के। इसमें बोल रहा है एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या अभिक्रिया हो रही है बच्चों? तो हम यहाँ लिख देते हैं, जो कि है भाई Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वसीय इज इक्वल टू Zn+2 एक्वसीय और प्लस Cu सॉलिड। तो ये पूछ रहा है भाई, ये कह रहा है कि इस सेल का 298 केल्विन पर जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसको बेटे मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम E0 सेल से दिखाते हैं, जो कि सवाल में तुम्हें दिया गया है 1.1 वोल्ट। ये वैल्यू दी गई है भाई, दिया है। इसके बाद कह रहा है सेल की मानक गिब्स ऊर्जा निकाल लो भाई। मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करने इसको हम डेल्टा G0 से दिखाते हैं। दूसरा कह रहा है साम्य स्थिरांक ज्ञात करो। साम्य स्थिरांक को बच्चों कैसे बोला जाता है। तो हमसे 2 वैल्यू ज्ञात करा रहा है इससे सवाल में भाई। कैसे करेंगे इन 2 वैल्यू को ज्ञात? तो बच्चों ध्यान से देखो तुम थोड़ा सा, जो तुम्हारा डेल्टा G0 होता है मानक गिब्स ऊर्जा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, मानक गिब्स ऊर्जा, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है बेटे, डेल्टा G0 बराबर -NF A0 सेल। यहाँ तो उसने मानक बोल दी, मान लो मानक ना कहता तो मैं केवल इतना बोल देता कि गिब्स फ्री एनर्जी तुमको ज्ञात करनी है, गिब्स मुक्त ऊर्जा तुमको ज्ञात करनी है, मानक ना बोलता। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा G बराबर -NF E सेल। हम ना यहाँ पर नोट लगाते ना यहाँ पर नोट लगाते, लेकिन फिलहाल उसने मानक गिब्स ऊर्जा बोल लिया तो हमें यही फॉर्मूला लगाना होगा। तो डेल्टा G0 बराबर, सबसे पहले एन की वैल्यू लिखनी है। एन क्या होते हैं? एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेल अभिक्रिया में दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए जिन इलेक्ट्रॉन्स को जितनों को हम काटते हैं, वो एन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कटे होंगे तुम देख पा रहे हो, इस साइड भी +2 चार्ज है और इस साइड भी +2 चार्ज है। तो 2 इलेक्ट्रॉन और इधर के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो गए होंगे। तो यहाँ पर बच्चे जो तुम्हारी एन की वैल्यू होगी वो 2 है। तो हम यहाँ एन का मान भाई 2 रख देंगे। एफ क्या हो? तो एफ होता है बच्चों, तुमको पता होना चाहिए, इसको फैराडे नियतांक बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। ये फैराडे नियतांक है 96,500 कूलाम एफ की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ इसको रख देंगे 96,500 गुना में E0 से, जो कि तुम्हें सवाल में दिया है 1.1। अब बस भाई बच्चों क्या करना है, तो हमको भी कैलकुलेशन करनी है। तो ध्यान से देखो, -2 इस 0 से दशमलव हटा दो, तो ये तुम्हारा ये बच्चों 96,500 जो था वो 9,650 हो जाएगा, और वही मल्टीप्लाई 1.1। तो डेल्टा G0 बराबर 2, तो जो का तो इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और भाई बच्चों ये जो दशमलव तो हमने यहाँ पे हटा दिया था, तो 11 का पढ़ा पढ़ेंगे भाई बच्चों। यहाँ पर हम 11 का पढ़ा 0 में पढ़ोगे तो 11 0 का 0, 11 पंजे 55 भाई, हासिल लग गया बच्चों 5, और 11 छिंग 66, 66 में जैसे तुम 5 जोड़ोगे तो 71 हासिल हो गए तुम्हारे 7। तो बच्चों अब पढ़ा पढ़ना है हमें, 11 का 9 बार तो 11 9 99, और जैसे 7 जोड़ोगे बच्चों तो 106। अब 2 की मल्टीप्लाई करनी है बस इसमें, डेल्टा G0 बराबर -2 का पढ़ा 0 पे तो 0, 2 पंजे 10 के 0, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, और ये बच्चों 2 छिंग 12 का 2 का 1 हासिल, और 2 एकम 2। तो ये हमारा बच्चों डेल्टा G0 की वैल्यू आ गई। और भाई ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो हम जूल लिख देंगे। लेकिन बेटे इसका आंसर को हम अगर किलो जूल में लिखें तो तब अधिक बेटर होता है। तो इसका अगर हमको किलो जूल में बदलना है, तो हमारा जो ये बच्चों नंबर आया है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से। तो बेटे ध्यान से देखो, 2 0 से तो 2 0 कैंसिल होगी, इस 1 0 से 1 अंक इधर से गिन के यहाँ पॉइंट लगा दो, तो -212.3 किलो जूल। ये तुम्हारे भाई बच्चों मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की वैल्यू है, जो कि है -212.3 किलो जूल।
यहाँ पर भी तुम छोड़ दोगे कोई तुम्हारा नंबर नहीं काट सकता, लेकिन अगर किलो जूल में आंसर देखा होगा तो बहुत बेहतर होता है। अब दूसरी चीज उसने पूछ लिया हमसे साम्य स्थिरांक। अब साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हैं वो सीख लो। तुम सभी ने अगर ध्यान हो तुमको तो भाई 12th के सिलेबस में होता है जिसको हम बोलते हैं नरश समीकरण। तुम सभी ने अगर नरश समीकरण पढ़ी हो 25 डिग्री सेल्सियस पर हम नरश समीकरणों को कुछ अलग रूप में लिख देते हैं। अगर तुम्हें ध्यान हो नॉर्मली तो हम नरश समीकरण को ऐसे लिखते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल, और भाई बच्चों यहाँ पर हम लगाते हैं माइनस 2.303 RT/NF, और भाई बच्चों log 10, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्यों। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस के लिए हम अपनी समीकरण को कुछ अलग रूप देते हैं। इन सारे नियतांक की यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो हमारी समीकरण कुछ ऐसा रूप ले लेती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल और माइनस -0.0591/n और log 10 क्यों। अब हम साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे इस समीकरण से, तो तुमको याद रखना है साम्य अवस्था में, सेल की साम्य अवस्था में तुम्हारा जो ई सेल है ये ई सेल बराबर भी बच्चों 0 होता है, और अगर ई सेल बराबर 0 रखोगे तो तुमको क्यों की जगह पर क्यों सी लिखना होगा। क्यों सी को ही हम बोलते हैं साम्य स्थिरांक। तो कैसे ज्ञात होगा साम्य स्थिरांक, इन वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर तो 0 रख दिया हमने, ए नॉट सेल भाई बच्चों जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे, और -0.0591/n और log 10, और भाई बच्चों क्यों की जगह पर हमको रखना है फिलहाल के सी। अगर हम इस पूरी टर्म को इधर भेज दें तो ये पूरी टर्म माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों ए नॉट सेल बराबर 0.0591/n log 10 के सी। तुम ऐसे समझ लो हमने इसको इधर भेज दिया, यहाँ प्लस था, अगर आगे माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें अपनी समीकरण को यूज कर सकते हैं के सी की वैल्यू निकालने के लिए। साम्य स्थिरांक की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो केवल हमको वैल्यू उठा के वहां पर पुट करनी है। ए नॉट सेल की वैल्यू तुम्हें दिखाई दे रही है सवाल के अंदर है 1.1, यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। 1.1 इज इक्वल टू 0.0591/n हमने 2 रखा था वहां पर भी, और log 10 के सी। ये भाई जैसे मल्टीप्लाई होगी इधर तो 2.2.0591 और भाई बच्चों log 10 के सी। ये मल्टीप्लाई में है तो भाई बच्चों इधर अपोन में पहुंच जाएगा। 0.0591 इज इक्वल टू log 10 के सी। अगर हम ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल करें ऊपर तो एक डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, तो ऊपर 3 जीरो चले जाएंगे, यानी 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। तो तुम्हारा हुआ 22 गुना 1000 और अपोन में 591 बराबर log 10 के सी। अब अगर हम 591 से 1000 को कैंसिल करें तो लगभग ये 1.7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई 1.7 बराबर log 10 के सी। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें बच्चों 17 दूनी 34 हासिल के 3, 17 दूनी 34 और 3 37, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा बराबर log 10 के सी। हमको के सी की वैल्यू निकालनी है तो ये log 10 यहाँ से हटना चाहिए, तो log 10 हटाने के लिए हमें इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना होगा। अब इस सवाल में तुमको एंटी लॉग की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन सवाल में तुमको पेपर में एंटी लॉग की वैल्यू मिलती है। अगर नहीं मिले तुम यहाँ पर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम तुमको बताएं एंटी लॉग लगभग इसकी वैल्यू है बच्चों 1.9 और भाई 10⁻37 के लगभग होती है इसकी वैल्यू। अब हमको कैसे पता ये वैल्यू इतनी होती है, तो भाई बच्चों तुम्हारा सेल दिया गया है, अगर तुम्हें पता हो ये डेनियल सेल है और इसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स होती है, जैसे इसका ए नॉट सेल का मान हमेशा 1.1 होगा, इसी तरह इसके के सी का मान 1.9 और ये बच्चों 10⁻37 या 10 की घात प्लस के 37 होता है। इस तरह तुम इस सवाल को पूरे को सोल्व कर सकते हो। ध्यान से देख लो, हमने कुछ एडिशनल चीज़ें तुम्हें बताई हैं कि तुम अपने नरस्ट समीकरण से ही के सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। ये बच्चे थोड़े याद रखियो, और ये अलग से बहुविकल्प में पूछ ले जावे कि सेल की साम्य अवस्था में किसका मान शून्य होगा, तो सेल के साम्य अवस्था में ई सेल का मान है बच्चों शून्य होता है, तुम्हें याद रखना होगा। अब अगर हम इससे अगले सवाल की बात करें तो इससे अगला सवाल चौथे का ख है तुम्हारा। देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसकी बात, बहुत थोड़ी सी जगह में तो काम हो जाएगा। तो भाई ख ऑप्शन जो है तुम्हारा इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। तो हमको 3 कारक दिए गए हैं। पहला कारक है सांद्रता। ये भाई बच्चों अगर तुम्हें ध्यान हो केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में सवाल है। सांद्रता के बारे में हमने बताया है तुम्हें, और जिनको नहीं पता कि बच्चों अगर कोई भी अभिक्रिया किसी प्रश्नली में हो रही है
उसमें अभिकारक के अणु जो होते हैं भाई बच्चों, वे आपस में कोलाइड करते हैं, टकरे करते हैं। जितनी अधिक टकरे होती हैं उत्पाद उतनी जल्दी बनता है और उतना अधिक बनता है। तो अगर हमने सांद्रता को बढ़ा दिया तो तुम देख रहे हो यहाँ टकरों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे भीड़ ज़्यादा होगी तो भीड़ अधिक होने पर टकरे अधिक होंगी, और अगर टकरे अधिक होंगे तो तुम्हारी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो तुम कैसे लिखोगे परिभाषा में? तो हम बोलते हैं, तुम ध्यान से सुनना, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा देने पर अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। हम तुम्हें लिख के अगर दिखाएंगे ना पूरी परिभाषा तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम बोल रहे हैं तो तुम डायरेक्ट अपने कॉपी में इसको लिख सकते हो। इससे अगले अगर सवाल की बात, इसी के दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन में कह रहा है ताप से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बच्चों ताप का बिल्कुल सिंपल सा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम मान लो हमने इस प्रणाली को हीट दी, और हीट देने पर इसके अंदर के जो अभिकारक अणु थे उनको जैसे हीट मिलेगी उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा जैसे ही बढ़ेगी बच्चों तो पहले से अधिक टकरे यहाँ पर पॉसिबल होंगी। जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि ताप बढ़ाने पर वे बच्चों अभिक्रिया का वेग जो है तुम्हारा वो बढ़ेगा। ये ऊपर का निशान होता है वे बढ़ने का। यहाँ पर भी सांद्रता बढ़ाने पर भी वेग बढ़ेगा और ताप बढ़ाने पर भी वेग बढ़ेगा। तो तुम कैसे लिख सकते हो आंसर? तुम ऐसे लिखोगे, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनके मध्य टकरों की संभावनाएं अधिक होती है, जिससे उत्पाद तुम्हारा अधिक बनता है। और एक छोटी सी बात याद रखियो, अगर तुम्हारी अभिक्रिया समांग है, मतलब तुम्हारे अभिकारक और उत्पाद एक ही अवस्था है, मतलब सब गैस में है तो गैस है, लिक्विड है तो लिक्विड है, तो समांग अभिक्रिया में ऐसा होता है कि अगर तुमने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो तुम्हारा वेग बच्चों लगभग 2 गुना हो जाता है। वेग कितने गुना? 2 गुना। ये छोटी सी बात याद रखियो, इसे तुम न्यूमेरिकल और बहुविकल्प को सोल्व कर सकते हो। समांग अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते ही वेग 2 गुना हो जाता है। तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो तीसरे ऑप्शन में उसने कहा है उत्प्रेरक, कि अगर हमने अभिक्रिया में उत्प्रेरक डाल दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई सभी बच्चों को पता होना चाहिए बेटे, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, घटाते भी हैं, पर उनको हम अलग से पढ़ते हैं या उनको हम ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। अगर डायरेक्ट तुम्हें उत्प्रेरक कहा जाए तो समझ लो धनात्मक उत्प्रेरक या उत्प्रेरक की बात हो रही है, उस उत्प्रेरक की जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ा देता है, तुम्हें एक छोटे से ग्राफ समझाते हैं, यहाँ पे देख लो। अगर तुम इस साइड बढ़ते जाओगे तो तुम्हारी अभिक्रिया संपन्न होती जाएगी, इस तरफ बढ़ोगे तो अभिक्रिया की पोटेंशियल एनर्जी या तुम बोल सकते हो ऊर्जा बढ़ेगी। तो क्या होता है बच्चों, अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं हमारे, उनके एक फिक्स एनर्जी होती है, और किसी भी अभिक्रिया में एक ऊर्जा अवरोध होता है जिसको हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, जो भी अभिकारक अणु सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा रखते हैं, वे इस संक्रमण अवस्था, ये सबसे ऊंचा जो तुम्हारा पॉइंट होता है इसको हम संक्रमण अवस्था बोलते हैं, इसको पार कर जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट, और पार करते ही उत्पादें बदल जाएंगे। लेकिन जिन अभिकारक अणुओं के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वे संक्रमण अवस्था को पार नहीं कर पाते, तो वही हमारे रिएक्शन में बेटे में अभिकारक अणु भाग तो लेंगे पर उनका उत्पाद नहीं बनता। लेकिन अगर हमें भाई उनको भी उत्पादन बदलना और अपने रिएक्शन को फास्ट करना है तो हम उत्प्रेरक की मदद लेते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है भाई बच्चों, उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। ये बात तुम्हें हर हाल में याद रखनी है, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, और सक्रियण ऊर्जा कम होती है भाई बच्चों तो तुम्हारी रिएक्शन की रेट या तुम्हारे अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है। तो तुमको याद रखना है कि अगर अभिक्रिया में हमने उत्प्रेरक का यूज किया है तो उत्प्रेरक वेग को बढ़ाएगा, और कैसे बढ़ाएगा ये बात याद रखो, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके। दूसरी कुछ खास बातें उत्प्रेरक के बारे में बच्चों, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और कभी भी किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। जो अभिक्रिया पहले से चलती आ रही है उत्प्रेरक उसी के ही वेग को इफेक्ट करता है, उसी के वेग को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। लेकिन हम उत्प्रेरक का नाम सुनते तुम्हारे माइंड में आना चाहिए वेग को बढ़ाने वाले। जो वेग को घटाते हैं भाई बच्चों उनको हम ऋणात्मक उत्प्रेरक या इनहेबिटर बोलते हैं, तो उनका जिक्र अलग से होता है। उत्प्रेरक को आते ही तुम समझ जाओ कि अभिक्रिया को वेग को बढ़ाने वालों की बात चल रही है। और किसी भी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक भाई बच्चों बिल्कुल विशिष्ट होते हैं। जैसे बात समझो, अगर तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे हमने तुम्हारे सामने ये रिएक्शन लिखी, इसको भाई बच्चों हम हेबर प्रक्रम बोलते हैं, इससे अमोनिया बनते हैं। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक आयरन होता है, तो अगर आयरन की जगह तुमने यहाँ पर कोई और धातु का यूज किया तो वो इस रिएक्शन को उत्प्रेरित नहीं कर पाएगी। जिस अभिक्रिया का जो उत्प्रेरक होता है वो विशिष्ट होता है, फिक्स होता है, उसी का यूज करोगे तो तुम्हारी अभिक्रिया उत्प्रेरित होगी, वरना नहीं होने की। अब तुम देख पा रहे होंगे बोर्ड भर गया, तो हम इसको साफ करते हैं, फिर तुम अगला सवाल सोल्व करते हैं। तो भाई बच्चों जैसा तुम देख पा रहे होंगे बोर्ड साफ हो गया है।
अब तुम्हारा अगला सवाल है चौथे क्वेश्चन का, घे ऑप्शन है, गे ऑप्शन तुम्हारा ये वाला है बच्चों, गे। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, तुमको तो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं भाई बच्चों ताकि बोर्ड पर जगह बची रहे। भाई चौथे का गे है, ये कह रहा है भाई बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। तो तुम सबको पता होना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है भाई, जिसको हम भाई बच्चों लाल दवा भी पुकार देते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट। पिंक कलर का होता है कलर भी, अगर तुम याद रखना चाहो लाल दवा भी बोल देते हैं हम इसको, लाल दवा। कभी एग्जामिनर लाल दवा पूछ ले तुम सोचो फिर ये क्या पूछ रहा हमसे। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनेगा। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के लिए आयनिक समीकरण दीजिए। आयनिक समीकरण पूछ रहा है भाई बच्चों, और अम्लीय माध्यम में पूछ रहा है। तो फिर तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की तुमको विधि समझा देते हैं। तो भाई पोटेशियम परमैंगनेट बेटे हम बनाते हैं पायरोलुसाइट से। पायरोलुसाइट किसको बोलते हैं, MnO2, इसको बोलते हैं पायरोलुसाइट। तो पायरोलुसाइट से कैसे बनता है पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KOH के साथ और भाई ऑक्सीजन के साथ। जैसे हम इस रिएक्शन को कराते हैं भाई बच्चों, तो हमको मिलता है भाई K2MnO4 और साथ में H2O। अब अगर तुमको रिएक्शन को बैलेंस करनी है तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी होगी, 2 की यहाँ, और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ और 2 की यहाँ। ये इसको समझने से पहले कहीं कुछ बात सीख लो। एक तो तुम्हारे पास होता है बेटे मैग्नेट आयन। कौन सा आयन, मैग्नेट आयन। क्या होता है मैग्नेट आयन, तो MnO4, इसके ऊपर चार्ज होता है -2। एक होता है भाई बच्चों परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन क्या होता है बच्चों, यही होता है MnO4, इसके ऊपर चार्ज होता है -1। अब अगर तुम यहाँ देख रहे हो तो K2MnO4, तो तुमको पता लग रहा होगा यहाँ पर ये परमैंगनेट आयन नहीं है, मैग्नेट आयन है। इस चीज का नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट। अगर यहाँ पर पोटेशियम एक जुड़ा होता, K2 ने लिखा होता, तो ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता। अगर ये -1 चार्ज रखेगा तो 1 K जुड़ेगा, -2 चार्ज रखेगा तो 2 K जुड़ेंगे। ये दोनों आयनों को याद रखो तुम, ये तुम्हें यूज होंगे, आज भी यूज होंगे और भाई तुम्हें वैसे भी काम आएंगे दोनों आयन से, मैग्नेट आयन और परमैंगनेट आयन। अब इससे आगे बात करेंगे बच्चों, अभी तक पोटेशियम परमैंगनेट नहीं बना, तो जो हमारा ये पोटेशियम मैग्नेट बना है, इसकी रिएक्शन हम सबसे सिंपल रिएक्शन जो हमें लग रही है यहाँ पर, वो हम क्लोरीन से करा देते हैं, Cl2 से। क्लोरीन से रिएक्शन करवाने पर क्या होता है बच्चों, हमें यहाँ पर मिलता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये Cl और ये पोटेशियम यहाँ पर मिलकर बनाते हैं KCl। तुम देख पा रहे होंगे 2 Cl है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बच्चों यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ पर भी। अब तुम अगर देखो तो तुम्हारी पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी, और जो हमें चाहिए था पोटेशियम परमैंगनेट, वो तुम्हारा भी बच्चों बन चुका है। पोटेशियम परमैंगनेट ऐसे बनता है, ये बनाने की विधि थी। अब इसमें आगे तुमसे क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि निम्न के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा अम्लीय माध्यम में, और आयनिक समीकरण लिखने हैं। पहली चीज तुम्हें दी है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कैसी अभिक्रिया करेगा, और साथ में बोल रहा है आयनिक अम्लीय माध्यम में, और आयनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो आयनिक अभिक्रिया में बच्चों हम लिखते हैं MnO4-। आयनिक अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट को अलग अलग तोड़ दो, कैसे टूटेगा भाई, K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव। तो इस आयन की अभिक्रिया लिखनी है हमें, किसके साथ, H2S के साथ। तो ये बच्चों हमें बैलेंस ही करके लेके चलते हैं शुरू से रिएक्शन को। यहाँ 5H2S लेने होंगे, और अम्लीय माध्यम में बोल रहा है तो भाई हमको H+ लेना होगा साथ में। तो जैसे ही रिएक्शन होती है बच्चों, हमें मिलता है यहाँ से 2Mn+2, और साथ में 5 सल्फर के परमाणु या कह सकते हो अणु मिलते हैं भाई। और साथ में बच्चों यहाँ पर तुम्हारे बन जाते हैं भाई, यहाँ पर भाई बच्चों बन जाएंगे 8H2O। ये हमारे बिल्कुल पूरे की पूरी एक बैलेंस रिएक्शन है भाई बच्चों, ये एक बैलेंस रिएक्शन है, और किसके साथ थी, H2S के साथ। दूसरी कह रहा है कि Fe के साथ रिएक्शन लिखो। आयनिक रिएक्शन लिखनी है अम्लीय माध्यम में, तो MnO4 और साथ में बच्चों Fe, और अम्लीय माध्यम करना है तो बेटा हमें यहाँ पर लेने पड़ते हैं H+ यानी अम्ल। 8 अणु लेने, 8 परमाणु हम इसको लेते हैं ताकि रिएक्शन हमारी बैलेंस रहे। तो हमें फिर से क्या मिलता है भाई, तुम्हें पता होगा कि MnO4 बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है, इसको ऑक्सीडाइज, तुम्हारे Fe को ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीकरण कर देगा। तो हमें यहाँ पर मिलता है Mn+2,
और Fe के ऊपर +3 चार्ज और बच्चों 4H2O। तो ये अभिक्रियाएं भाई बच्चों हमने तुम्हारी पहली ये वाली अभिक्रिया तो इसको बनाने के लिए थी, ये वाली अभिक्रिया H2S के साथ है, ये वाली अभिक्रिया भाई बच्चों Fe के साथ है। अब तीसरे ऑप्शन में देखते हैं ये क्या पूछ रहा है हमसे। तीसरे ऑप्शन में बोल रहा है भाई बच्चों, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है आयन। अब आयन क्या भाई बच्चों, आयन Fe का आयन, Zn का आयन, आयन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो ये कुछ हमें सही नहीं जच रहा है बच्चों, तुम इसे रहना दो। ये दो अभिक्रिया हमने तुम्हारे सामने लिख दी। अब इससे अगला सवाल देखते हैं भाई बच्चों, जो कि है इसी चौथे सवाल का घ। इस चौथे का भाई बच्चों तुम्हारा घ है, ये जो हम यहाँ पर सोल्व करा रहे हैं तुमको। ये बोल रहा है भाई बच्चों इस ऑप्शन में थोड़ा इसको भी ऊपर को लिख दें ताकि थोड़ी जगह बची रहे और हमको बोर्ड बार बार ये साफ ना करना पड़े। तो चौथे का घ ये कह रहा है कवथनांक उन्नयन क्या है। कवथनांक उन्नयन तो तुम बच्चों ने जिसमें चैप्टर पढ़ा है विलियन वाले चैप्टर में से, पहले चैप्टर से कवथनांक उन्नयन अगर तुम्हें ध्यान हो बेटा, तो क्या अगर हम किसी विलायक में कोई विद्युतन अपघट्य पदार्थ मिला दे तो विलियन का कवथनांक बढ़ जाता है। जैसे सिंपल शब्द में बताना तुम्हें, जैसे भैया बच्चों हमारा वाटर है H2O, इसका कवथनांक तुम्हें सबको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन वहीं पर अगर हम मान लो इसमें हमने भाई बच्चों 2 चम्मच चीनी के मिला दिए जल के अंदर, हमने विलियन बना लिया चीनी का, और हम इसको फिर से भाई बच्चों बॉईल करें तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर भाई बच्चों नहीं उबलता, इसका टेम्परेचर हमें 100 से ऊपर ले जाना पड़ेगा तब जाकर भाई बच्चों ये बॉईल होगा। तो अगर तुमने किसी भी विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो उस विलयन के कवथनांक में वृद्धि हो जाती है। इस चीज को बच्चों हम कवथनांक उन्नयन बोलते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे तो सुनो, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील बोल रहे हैं बेटे विद्युत अपघट्य बोल लो। दोबारा सुनो फिर से हम क्या बोल रहे हैं, किसी विलायक में कोई विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाने पर विलायक के कवथनांक में हुई वृद्धि को कवथनांक में उन्नयन कहा जाता है। अब इसमें बच्चों तुमको एक सवाल भी दिया है घ में, ये कह रहा है कि एक द्रव का कवथनांक, जब भी अकेले द्रव का कवथनांक देगा उसको हम शुद्ध कवथनांक बोलते हैं, और ये बच्चों उसको हम TB0 से दिखाते हैं। TB0 की वैल्यू तुम्हें सवाल के अंदर दी है 353.23 केल्विन। आगे पढ़ते हैं सवाल को। 58 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान, तो भाई मोलर द्रव्यमान बेटे मोलिकुलर वेट को स्मॉल m से दिखा देते हैं। अगर विलय का हो तो स्मॉल m, विलायक का हो तो कैपिटल L। छोटे लेटर्स हम विलय के लिए यूज करेंगे, कैपिटल लेटर विलायक के लिए। उसने विलय का कहा है सवाल में तो हमने लिख दिया 58 ग्राम प्रति मोल। इससे आगे पढ़ते हैं भाई बच्चों, द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलय को, ये विलय का द्रव्यमान हुआ छोटे w से दिखा देंगे 1.8 ग्राम। ये करा 90 ग्राम द्रव में घोल दिया, घोलने वाला विलायक होता है तुम्हारा 90 ग्राम है बच्चों, कैपिटल W से दिखा दिया। और ये कह रहा है विलयन का कवथनांक। अब ये विलयन का कवथनांक है तो भाई विलयन को हम TB से दिखाते हैं, नोट नहीं लगाते। अकेले का हो तो शुद्ध बोलते हैं, नोट लगा देते हैं। विलयन का होता है तो नोट नहीं लगाते हैं भाई बच्चों, क्योंकि ये शुद्ध नहीं मानते हम इसको। और ये हमको दिया है 354.11 केल्विन। ये कह रहा है भाई द्रव के लिए कवथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना करो। कवथनांक उन्नयन स्थिरांक KB, या इसका हम बोल देता है बेटे मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको हम KB बोलते हैं। कवथनांक उन्नयन स्थिरांक कह दो या भाई बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक कह दो। तो भाई बच्चों हमको KB निकालना है। KB की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे भाई, तो तुमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटे, जो कि होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई KB। और बेटे यहाँ पर हम रखते हैं विलय का द्रव्यमान, बेटे में विलय का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, और गुणा में विलायक का भाग। ये हमारा फॉर्मूला होता है, सो तुम जो का तुम याद कर लेना। अब भाई यहाँ पर डेल्टा TB रखना है हमें, लेकिन डेल्टा TB की वैल्यू कहीं नहीं है। तो यहाँ देखो थोड़ा अलग ध्यान से, डेल्टा TB बच्चों ऐसे निकलता है TB माइनस TB0। तो TB कितना है सवाल के अंदर 354.11, और TB0 भाई बच्चों 353.23। हम इसको घटा देंगे भाई बच्चों, तो लगभग हम देख पा रहे हैं 0.88 केल्विन बच रहा है। फिर भी एक बार घटा कर देख लेते हैं भाई बच्चों, यहाँ पर 354.11 और 353.23। तो भाई 11 में से 3 गया तो बच्चों 8 बच गया, यहाँ 10 रह गया भाई, 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, तो भाई 0 वही बच गया बच्चों, 0.88 आ गया। तो डेल्टा TB है 0.88, ये 1000 भाई। KB हमको फाइंड करना है, छोटे W की वैल्यू 1.8, स्मॉल m की वैल्यू है बच्चों 58, और भाई कैपिटल W है बेटा 90। हमने पॉइंट हटाया बेटा तो यहाँ पर 0 आ गई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 9 से 18 2 बार कैंसिल हो गया, इससे बच्चों 29 टाइम कैंसिल हो गया। तो ये भाई बच्चों
तुम्हारा हो गया 10 मल्टीप्लाइड के बी अपॉन 29। तो भाई बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 10 गुना के बी इज इक्वल टू 0.88 गुना 29। अब भाई बच्चों के बी बराबर यहाँ गुना में है तो 0.88 और भाई 29 अपॉन 10। तो बच्चों हम ये गुना करते हैं 0.88 की गुना करते हैं 29 के साथ, 29 के साथ 0.88 की गुना करते हैं भाई। 8 नंबर 72 बच्चों हासिल लग गए 7, 8 दूनी 16। अब 16 में 7 और जोड़ रहे हो तो लगभग बच्चों 23 हो जाएगा। फिर से यही सेम बात रिपीट होगी भाई, उसी संख्या की गुना करनी है तो 2 5 5 2 दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। अगर तुम देख पा रहे हो के बी की वैल्यू आ गई 25.52 और अपॉन में 10 से भाई बच्चों एक पॉइंट और इधर आ जाएगा तो 2.55। अब मात्रक क्या लिख दें के बी का, तुम सबको याद करना है के बी का मात्रक बहुविकल्प में पूछ लेता है जो होता है बेटे केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये तुम्हारा के बी का मात्रक होता है और ये बोर्ड भाई बच्चों बहुत जल्दी से भर जाता है भाई। तो तुम बने रहो भाई, देखते रहो, बस हम बोर्ड साफ कर करके बार बार तुमको समझाते रहेंगे, तुम देखते रहो। आ जाएगा अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को संक्षिप्त में समझाइए। तो ये बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए फैराडे के 2 नियम होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो कि हम पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, विद्युत रसायन में। यहाँ नहीं बताएगा कौन से नियम की बात कर रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, जब कहीं भी नहीं बताएगा तो तुम्हें वहाँ पहला नियम लिखना है। तो फैराडे का पहला नियम ये था भाई बच्चों कि अगर हम कोई भी, हमारे पास एक विद्युत अपघटनी सेल है और उसमें हम कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन डाल दें तो कोई धातु हमें इलेक्ट्रोड पर कितनी प्राप्त होगी उससे संबंधित था। तो देखो अगर तुम्हें थोड़ा सा याद दिलावें हम क्या बोल रहे हैं, जैसे हमारे पास है बच्चों ये एक सेल है और ये इस सेल में बच्चों हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये ग्रेफाइट के या किसी मेटल के लेते हैं हम, और भाई बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें बैटरी जोड़ देते हैं भाई, दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रोड में बैटरी लगा दी भाई बच्चों, ध्यान से देखो, थोड़ी बड़ी बैटरी लगाते हैं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव। तो तुम देख पा रहे हो ये पॉजिटिव से जुड़ गया और तुम देख पा रहे होंगे नेगेटिव से जुड़ गया। इस चीज़ को विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं बच्चों। मान लो हमने इसमें किसी भी चीज़ का विलयन भर दिया, जैसे हमने मान लो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया CuSO4, विलयन भरा है तो ऑब्वियसली सी बात है भाई टूट रहा होगा। ऐसे Cu जल के अंदर डालते इसका अपघटन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये Cu+2 और SO4-2 है यहाँ पर। तो जो तुम्हारी प्लस वाले जो तुम्हारे यहाँ आयंस हैं मेटल के, वे इस पर आकर डिपॉजिट होने लग जाते हैं बेटे, इस तुम्हारे इलेक्ट्रोड के ऊपर आकर चिपकने लगते हैं। तो फैराडे ने इससे संबंधित ही नियम दिया था। पहला नियम ये बोलता है बच्चों, तुम्हारा पहला नियम फैराडे का, कि यहाँ पर जो धातु की मात्रा तुम्हें प्राप्त होगी वो इस विलयन में प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होगी। तुम कैसे लिखोगे नियम को भाई बच्चों, ऐसे लिखेंगे हम नियम को, फैराडे के प्रथम नियम को ऐसे लिखते हैं, किसी विद्युत अपघटनी सेल में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर प्राप्त धातु की मात्रा विलयन में प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होती है। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मान लो भाई हमें यहाँ W ग्राम धातु प्राप्त हुआ तो W समानुपाती क्यों, और तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ क्यों बराबर IT होता है, तो W बराबर IT। और अगर हम यहाँ से भाई बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, समानुपाती का निशान हटाओगे तो नियतांक आएगा बेटे यहाँ पर Z। तो तुम्हारा फॉर्मूला बनता है W बराबर ZIT। Z का नाम होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक या विद्युत रासायनिक नियतांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक ये बोलते हैं बच्चों हम इसको Z को। अब ये तो तुम्हारा फैराडे का प्रथम नियम हो गया। अब इसी में ही तुम्हें ये कह रहा है भाई बच्चों कि CuSO4 का विलयन भर दिया, हम तुमने एग्जाम्पल समझाया बात, उसी का विलयन भर दिया। तो ये कह रहा है भाई के विलयन में 2 एम्पीयर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित कर दी, ये बताओ कैथोड पर कितना कॉपर प्राप्त होगा। तो ये बच्चों 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की है और 2 एम्पीयर की, तो तुम्हें थोड़ी चीजें पता लगनी चाहिए। देखो यहाँ पर भाई धारा तुम्हारी है 2 एम्पीयर, तो इसको आई से दिखा देंगे 2 एम्पीयर। 2 मिनट तक 20 मिनट तक प्रवाहित किया, मिनट को बच्चों सेकंड में बदलेंगे। कैसे भाई 60 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे, तुम्हारी 1200 सेकंड आ जाएगी। और ये कह रहा है कितनी मात्रा में कॉपर प्राप्त होगा ये बता दो। तो ये बच्चों यहाँ सोल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से बीच में से, एक सवाल तो यहाँ पर आ ही जाएगा। देखो तुम ध्यान से, इसको साफ कर दिया भाई हमने यहाँ से, और यहाँ पर सोल्व करते हैं भाई कि W बराबर, हमने तुम्हें अभी फॉर्मूला पढ़ाया ZIT। अब भाई बच्चों Z कहाँ से आता है ये भी सीखना पड़ेगा तुमको भाई। तो Z हम तुम्हें यहाँ निकाल के दिखाते हैं बेटा, Z बराबर होता है E/F। E क्या होता है भाई, E को बोलते हैं तुल्यांकी भार।
और एफ क्या होता है, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था, एफ होता है भाई फैराडे नियतांक। अब ए कहाँ से आएगा, तो ए का बेटा फॉर्मूला होता है अणुभार अपॉन संयोजकता, इससे निकलता है ई। अब अणुभार कैसे लेंगे, यहाँ कॉपर की बात चल रही है तो कॉपर का अणुभार लेंगे, 63.5 होता है, पर अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने 64 रख लिया। संयोजकता कॉपर पर कितना चार्ज, तो तुमने देखा होगा 2 होता है भाई, कैंसिल करेंगे तो बेटे ए का मान 32 आ गया। अब जेड पूरा निकाल देंगे भाई बच्चों, जेड पूरा कैसे, जेड है ए अपॉन एफ, ए तो आ गया 32, एफ होता है भाई 96,500, तो जेड की वैल्यू वहाँ पे रखेंगे भाई बच्चों 32 अपॉन 96,500, तो आई कितना भाई 2 एम्पियर, टे कितना भाई 1200 बच्चों, 2 जीरो से भाई 2 जीरो कैंसिल कर दी। तो अब बेटे मल्टीप्लाई करते हैं बस, ये तो भाई इसमें गुना कर देंगे तो भाई 64 गुना 12 और बटे में भाई 965, तो डब्लू बराबर है बच्चों 12 चौक 48, हासिल 4, 12×5 = 60, 12×6 = 72, और भाई जैसे तुम 72 में 4 जोड़ोगे तो भाई 76 बटे 965, तो 965 से इसको डिवाइड कर दो तुम्हें आंसर मिल जाएगा भाई बच्चों, ये तुम्हारा 768, पढ़ा चलता नहीं पॉइंट लगा दिया भाई, लगभग जीरो हो गया तुम्हारा, 7,000 के समथिंग चला गया भाई, 9 से 63, 9 8 72, 8 बार के लगभग चल जाएगा। पूरे मल्टीप्लाई अपने आप कर लियो तो लगभग तुमको भाई बच्चों, पूरा डिवाइड अपने आप कर लियो, लगभग तुमको 0.8 ग्राम कॉपर यहाँ पर भाई बच्चों तुमको प्राप्त होगा। ठीक है, और भाई अगर तुम इन पॉजिटिव नेगेटिव के नाम भी याद रखना चाहो तो बेटा अगर तुमने पढ़ा होगा गैल्वेनिक सेल, तो वहाँ पर हम एक बात बताते हैं तुमको कि लॉन याद रखो, तुम्हारा जो लेफ्ट साइड वाला होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड जो होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, उसे हम एनोड कहेंगे और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। भाई जो तुम्हारा गैल्वेनिक सेल होता है उसमें एनोड नेगेटिव होता है, यहाँ पर एनोड पॉजिटिव होता है। तो बच्चों ये तो इस सेल का एनोड था और ये इस सेल का कैथोड था। तो तुमको याद रखना है धातु तुम्हें हमेशा बेटे कैथोड पे प्राप्त होगी, और गैल्वेनिक सेल के लिए ये याद रख लेना है तुमको, 2 प्रकार के सेल होते हैं तुम्हारे सिलेबस में, एक गैल्वेनिक सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल। तो बोर्ड फिर से भर गया भाई, इसको साफ करते हैं उससे आगे फिर तुम्हें पढ़ाते हैं।